हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 की फिजिक्स में, जो आपको प्रत्येक एग्जाम में दिलवा सकता है लॉन्ग आंसर टाइप के रूप में 4 से लेकर के 5 मार्क तक। तो भैया वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक अवश्य देखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और उसके पश्चात ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली जो है सभी क्लास 10th प्लस 12th एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं वन डे ग्राफ जनित। तो सबसे पहले समझेंगे वन डे ग्राफ जनित होता क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है वन डे ग्राफ जनित की डिफिनीशन। आप लोग भी डालेंगे हेडिंग और लिख लेंगे स्वयं से। देखिए क्या लिखना है आपको। मैंने लिखा है एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा उच्च कोटि का विभव, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा उच्च कोटि मतलब बहुत, कितनी 10 की पावर 6 की कोटि का विभव, मतलब हम कह सकते हैं 10 की पावर 6 की कोटि का विभव मतलब ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख की कोटि का, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख वोल्टेज, इतना विभव उत्पन्न किया जा सकता है। एक ऐसी युक्ति है वन डे ग्राफ जनित, उत्पन्न किया जा सकता है। और इसी विभव के द्वारा किसी भी आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के जो त्वरित करके आदि की जो है गति में वृद्धि करके हम उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ये हमने डिफिनेशन यहाँ पर लिख दी है, आप लोग विधिवत रूप से नोट कर लेंगे। फिर जो है मैंने यहाँ पर नीचे कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा मेंशन कीजिए और विधिवत रूप से नोट कर लीजिए बेटा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, खोजकर्ता कौन है, इसके वन डे ग्राफ हैं और जो कि रहने वाले थे अमेरिका के, और इन्होंने 1931 में इसकी खोज की। समझे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वन डे ग्राफ जनित पड़ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन डे ग्राफ जनित। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि आपने दो सिद्धांत समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपको पूर्ण रूप से ये वन डे ग्राफ जनित विधिवत रूप से समझ में आने वाला है। तो भैया जो मैंने सिद्धांत यहाँ पर लिखे हैं इन दोनों को आपको विधिवत रूप से समझना है। समझिए, पहला सिद्धांत लिखा है किसी आवेशित चालक। समझ लीजिए बेटा मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ ये सिद्धांत आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए आपको वन डे ग्राफ जनित समझने में दिक्कत नहीं होगी। बोला जा रहा है किसी आवेशित चालक, तो पहले आवेशित चालक हमने बना लिया, ठीक है। और इधर मान लेते हैं बहुत ऐसे नोक निकाल दी, और इधर हमने भैया ऐसे बहुत मोटे मोटे ऐसे कर दिए, ठीक है। अब समझिए आवेशित चालक में वैद्युत विसर्जन का मतलब होता है कि अब विद्युत यहाँ से निकलेगा, विद्युत का विसर्जन हो जाना, मतलब यहाँ से कहीं से विद्युत निकलेगा, उसके नुकीले सिरों से, तीव्रता से या प्राथमिकता से होता है। यहाँ पर ये भी लिख सकते थे प्राथमिकता बेटा, प्राथमिकता से होता है। मतलब सबसे पहले यदि हम इसको करंट दे दें और इतना करंट दे दें, मान लेते इसको आवेश दिया 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम आवेश देते गए। अब धीरे धीरे भाई एक इसकी कैपेसिटी होगी, और जैसे ये कैपेसिटी से बाहर होने लगेगा तो भैया सबसे पहले जो आवेश विसर्जित होगा यहाँ से निकलने लगेगा। नुकीले जो सिरे होते हैं इन सिरों से आवेश क्या होगा, पर्यावरण में यानी वायु में जाने लगेगा। मतलब सबसे पहले जो आवेश का विसर्जन होगा, आवेश जो निकलेगा, किसी भी चालक के नुकीले सिरे से सबसे पहले आवेश निकलता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी आवेशित चालक में जो है वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता पूर्वक होता है। हमने इसको आवेश दिया और इतना आवेश देते गए कि इसकी लिमिट से ज़्यादा हो गया। तो बोला जा रहा है लिमिट से जब ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं न कहीं निकलेगा, कहीं न कहीं गिरेगा, कहीं न कहीं टूटेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले निकलता है वो आवेश यहाँ से नुकीले सिरे से।
अब थोड़ी बात ये भी करते हैं नुकीले सिरे से ही क्यों निकलता है। हम लोगों ने पढ़ा है पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व। बेटा क्या होता है आवेश घनत्व, हम लोगों ने पढ़ा है पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा यूक्ल होता है Q अपान A। अब समझिए Q अपान A, इसका मतलब A जितना कम होगा, समझिए। अब बताइए यहाँ का एरिया ज़्यादा है भाई, यहाँ का एरिया देखो ये बहुत ज़्यादा है, परंतु ये जो ऐसे नुकीला देखो इतने, इस पॉइंट का एरिया बहुत ही कम होगा। तो सिग्मा, अब यहाँ पर इसका मान बहुत कम है, मान लेंगे सिग्मा अपान इसका मान 1 से भी बहुत कम है, तो सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो आवेश घनत्व होगा वो इस पॉइंट पर होगा, सबसे ज़्यादा जो आवेश घनत्व होगा इस क्षण में इस पॉइंट पर होगा, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेश घनत्व होता है वहीं से विसर्जित होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा विसर्जित होने लगता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया है किसी आवेशित चालक से वायु में, मतलब यहाँ पर कोई चालक की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर कोई चालक नहीं रखा गया, ये नहीं रखा गया है, ये वायु ही है, हवा ही है। हवा में सबसे पहले जो विसर्जन होता है वो नुकीले सिरों के द्वारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे अधिक होता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मैंने फार्मूला देखिए सामने लिखा है, इस फार्मूले से क्या लग रहा है, जो सिग्मा है भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, मतलब एरिया जितना कम होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व उतना ही अधिक होगा। अब बताइए इस छोटे से पॉइंट का एरिया बहुत कम होगा, तो इसीलिए यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा होगा, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वहीं से आवेश का विसर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट समझिए, बोला जा रहा है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ बना लिया, और जो कि एक खोखला, हम इसको यदि आवेश देंगे, इसको हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश इसके भीतरी पृष्ठ पर नहीं रहेगा बेटा, इसके भीतरी पृष्ठ पर ये नहीं रहेगा, जो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होगा, समझे, इसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को आप लोग समझे हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं समझे हो तो भैया मैं आपको फिर से एक बार समझने की कोशिश करता हूँ, इस वाले पॉइंट को समझ लीजिए। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और, यदि देखो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, यदि आपने ये वाला चैप्टर विधिवत रूप से समझा और इससे पिछला वाला चैप्टर, तब आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए भैया एक कोई गोलीय चालक है, छोटा सा गोला है और एक बड़ा सा गोला है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है छोटी, और इसकी त्रिज्या भैया मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो इस वाले पर आवेश ज़्यादा होगा या इस वाले पर आवेश ज़्यादा, विभव ज़्यादा होगा बेटा, इस वाले पर इस आवेश के कारण केंद्र पर ज़्यादा विभव होगा या इसके कारण केंद्र पर ज़्यादा विभव होगा। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था वी यूक्ल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है Q अपान R बेटा, ये होता है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। अब देखिए R का मान जितना अधिक होगा V का मान उतना ही कम होगा, और R का मान जितना कम होगा V का मान उतना ही अधिक होगा। इससे ज्ञात हो रहा है जिसकी त्रिज्या जितनी कम होगी, जिसकी त्रिज्या कम होगी उस पर विभव का मान ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये V1 है और इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V2 है, तो जो V2 जो है हमारा वो लेस देन है V1 से, या हम इसको ऐसे भी V1 इज ग्रेटर देन V2 से, बात एक ही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब समझिए भाई, इसकी रचना समझते हैं। यही 2 पॉइंट थे, बहुत ज़रूरी थे, इन पॉइंटों को हमें समझना था। अब जो है इसकी रचना क्या होता है वन डे ग्राफ जनित, इसको मैं रफ करता हूँ। तो चलिए भाई समझते हैं इसकी रचना को। चलो मैं पहले फिगर को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो देखिए भाई ये फिगर रहा आपकी स्लाइड पे, इसको देखिए ध्यान से, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है बेटा। समझिए ध्यान से, मैंने फिगर को लगा दिया था पहले से ही, और आप लोग इसको समझ भी लीजिए।
इसमें क्या होता है, एक खोखला गोला होता है बेटा। मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं। चलो बना देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर एक खोखला गोला है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब इस गोले को क्या किया जाता है बेटा, दो स्तंभों पे रोका जाता है। ये दो स्तंभ हैं, ठीक है। इस वाले स्तंभ को हम ए कह देते हैं, इस वाले स्तंभ को हम बी कह देते हैं। मान लेते हैं यस है बेटा हमारा, ठीक है। एक धातु का बड़ा गोला होता है बेटा, ये काय का होता है, धातु का होता है बेटा, ध्यान रखना। ये जो है सॉलिड है और किसी धातु का है बेटा। अब यहाँ पर दो कम्ब होते हैं। कम्ब मतलब समझते हो। अब देखो, आप लोगों ने लकड़ी काटने वाला आरा तो देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा भाई। जो आरा होता है वो ऐसे होता है, ऐसे तो होता है बेटा, ये आरा होता है बेटा, ऐसे इसी से लकड़ी काटी जाती है। तो यहाँ पर इसी आरे के आकार के तो धातु के ब्रुश लगा दिए जाते हैं बेटा, ऐसे लगे होते हैं। तो यहाँ पर एक, और इसको हम लोग कम्ब कह देते हैं, समझे। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कम्ब कह देते हैं। जो लगा होता है ब्रुश, उसी ब्रुश को हम लोग कम्ब कह देते हैं। तो पहले मैं इसको बना देता हूँ सही से, और आप लोग भी बना लीजिए भाई। चलो भाई, साथ साथ में बनाना स्टार्ट कर दो, जल्दी से बना लीजिए। इस प्रकार से इसमें कम भी लगा होता है बेटा। थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सही कर देता हूँ, क्योंकि लगना चाहिए हमारा एक जैसा बना हुआ है। चलो हाँ ठीक है, अब से लगेगा। अब यहाँ पर हम एक जो है कम्ब लगा देते हैं बेटा। इस प्रकार से यहाँ पर एक कम्ब लगाया। कम्ब मतलब कंगा के तरीके से, ठीक है, ऐसे समझिए ध्यान से। यहाँ पर एक कम्ब लगा है। फिर क्या करते हैं, इसमें एक जो है यहाँ पर एक घिरनी। आपने घिरनी देखी, घिरनी जानते हो, घिरनी जानते हो क्या होता है। अब हम जो है घिरनी आपको बताते हैं बेटा। आपने देखा होगा साइकिल के पहिए को देखा है। अरे जैसे आपने जो है देखा होगा साइकिल में चैन लगी होती ना, साइकिल में चैन लगी होती ना, ऐसे देखो, ऐसे दो होते हैं। एक ये इस प्रकार से चैन चढ़ी होती है बेटा, ऐसे। इसमें दो घिरनियाँ होती हैं, एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर। अब इन दोनों घिरनियों पर जो है एक पट्टा जिसको कहते हैं ना, एक जो है पट्टी चढ़ी होती है इस प्रकार से, समझे, ऐसे। अब यह इस वाली का संपर्क, इसको क्या कहते हैं, इस वाली जो घिरनी है, इस वाली घिरनी को हम लोग एक विद्युत मोटर की सहायता से घुमाते हैं। मैंने यहाँ पर एक मोटर लगा रखा है बेटा, ये हमने मोटर लगा रखा है, समझे। अब इस मोटर से हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। ऐसा कुछ इसका सिस्टम होता है। और यहाँ पर भी एक कम्ब लगा होता है। कम्ब मतलब अभी बता चुके हैं आपको भैया, कम्ब हमने अभी आपको बताया है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से हम डीसी करंट दे रहे हैं बेटा, डीसी करंट। अब देखो, इसका संपर्क इधर भी पृथ्वी से कर दिया, एक तरफ पृथ्वी से कर देते हैं, चाहे इधर आप जोड़ना चाहें उधर जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो है इसको पट्टा, हम लोग देहात में कहते हैं, इसको कहते हैं रियल में वेल्ट, जो आपकी वेल्ट होती है। थोड़ा अब देखिए होता क्या है, इसका हम संबंध जो है एक स्रोत से कर देते हैं, डीसी स्रोत से करते हैं। ये जो है C1, ये C1 कम्ब है और ये C2 कम्ब ये है। और यहाँ पर जो है दो घिरनियाँ हैं, इनको हम लोग जो है घिरनियाँ बेटा, ये हमारी दो हैं घिरनी, घिरनियाँ, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब थोड़ा समझिए इसकी क्रिया विधि, या पहले रचना को समझ लें। मैं इसकी रचना को बता देता हूँ और आप लोग नोट भी कर लीजिए विधिवत रूप से इसको, इसकी रचना को। देखिए बेटा,
इसमें एक धातु का, समझिए, इसमें एक धातु का बड़ा गोला होता है जो दो स्तंभों ए व बी पर टिका होता है, जो कि विद्युत के कुचालक होते हैं। समझिए ध्यान से, जो कि दो स्तंभ ए व बी पर टिका होता है, जो कि दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। धातु के गोले के भीतर एवं स्तंभों के बीच, धातु के गोले के भीतर एवं स्तंभों के बीच दो घिरनियाँ लगी होती हैं। अब इन दोनों घिरनियों को एक वेल्ट की सहायता से या इन दोनों घिरनियों पर वेल्ट लगा देते हैं तथा घिरनी घिरनी C1 का संपर्क एक विद्युत मोटर से कर देते हैं। इनमें दो कंब C1 व C2 लगे होते हैं, जिसमें C1 कंब का संपर्क एक विद्युत स्रोत से होता है एवं C2 विद्युत स्रोत है बेटा यहाँ पर, एवं C2 कंब का संपर्क धातु के गोले से होता है, धातु के गोले से। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, आसान से शब्दों में आप लोग नोट कर लेना है। इसमें एक धातु का गोला होता है जो धातु के कुचालक, जो विद्युत के कुचालक स्टैंड ए व बी पर रखा होता है। मैंने क्या बताया, इसमें एक धातु का गोला होता है जो दो विद्युत कुचालक स्टैंडों के सहारे रखा होता है। इस धातु के गोले में तथा उन स्टैंडों के बीच दो घिरनियाँ होती हैं। इन दोनों घिरनियों को एक वेल्ट की सहायता से जोड़ दिया जाता है। दूसरी घिरनी को हम एक विद्युत मोटर की सहायता से जोड़ देते हैं। अब इन दोनों घिरनियों को विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। इसमें दो कंब C1 व C2 लगे होते हैं। C1 कंब को हम एक विद्युत स्रोत से चित्रानुसार जोड़ते हैं तथा C2 कंब को ऊपर रखे धातु के गोले से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख लेंगे। चलो अब देखिए इसकी क्रिया विधि क्या होती है। अब क्रिया विधि आपको समझनी है बेटा, या कार्य विधि इसको कहते हैं बेटा, कार्य विधि होती क्या है भैया। देखो यहाँ से मान लेते हैं वोल्टेज दे रहे हैं 10 की पावर 4 वोल्टेज, 10 की पावर 4 कोटि का वोल्टेज दिया जा रहा है। लगभग में 10,000 वाला वोल्टेज यहाँ से दिया जा रहा है। और कैसे इसको इंक्रीज किया जाएगा, यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पर धनायन आ रहे हैं। और भैया देखिए ये हैं नुकीले, ये देखो बेटा ये नुकीले हैं सब सिरे। तो हमें मालूम है भाई इधर से बराबर वोल्टेज दिया जा रहा है, तो भैया वोल्टेज इसमें विभव की मात्रा बढ़ रही है, आवेश की मात्रा भी बढ़ रही है। अंततः यहाँ पर क्या है भाई, जब इधर से विभव दिया जा रहा है वोल्टेज, ये देखो यहाँ पर वोल्टेज दिया जा रहा है, V दिया जा रहा है, वोल्टेज देते गए तो भैया यहाँ से आवेश निकलना, यहाँ से भाई धनावेश निकलेंगे, यहाँ से धनावेश निकलेंगे। जब यहाँ से भैया धनावेश निकल रहे हैं और ये पट्टी जो है, ये जो हमने बेल्ट है यहाँ पर, ये भ्रमण कर रही है, इसमें हवा भरी हुई है। तो भाई इन्हीं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं नुकीले सिरे, इन नुकीले सिरों से ही धनावेश निकलना स्टार्ट हो जाता है। कब, जब हम यहाँ से जो है धनावेश दे रहे हैं और यही नुकीले सिरों से धनावेश निकलता है और इस बेल्ट के सहारे, बेल्ट के साथ साथ सारे चल कर के ये कंब C2 में प्रवेश करता है। जैसे ही कंब C2 में प्रवेश करता है तो कंब C2 करता क्या है, जो आपका दूसरा कंब COMB बेटा लिखा है COMB, कंब C2 जो है, कंब मतलब कंगा, जो कंब C2 है, जब इसमें जैसे ही धनावेश आता है और ये क्या करता है, इस धनावेश को इस बाहरी पृष्ठ पर ले आता है। समझे, इस धनावेश को इस बाहरी पृष्ठ पर लेकर आ जाता है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है, अब देखिए ये बराबर जब क्रिया चलती रहती है और भैया यहाँ पर विभवांतर, जैसे जैसे यहाँ पर क्रिया जो है बराबर क्रिया चल ही रही है और यहाँ पर होता क्या है, जैसे जैसे विभव बढ़ता जाता है, विभव बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो एक ऐसी भी स्थिति हो जाएगी यहाँ पर आवेश की मात्रा अधिक होने के कारण जो परावैद्युत है वहाँ पर लीकेज होगा, टूट जाएगा। और जैसे टूट हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर सबसे अधिकतम विभव हो गया है,
यहाँ की तुलना में सबसे अधिकतम विभव। और जब विभव अधिकतम हो गया है तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई है। वो ऊर्जा कैसे बढ़ गई है, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1/2CV²। इसका मतलब जो ऊर्जा है वो V पर डिपेंड करती है। V का मान जितना बढ़ेगा ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ये चीज़ समझे, मतलब V का मान जितना ही बढ़ेगा उतनी जो है ऊर्जा इंक्रीज होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम इसको लिखेंगे किस क्रम से, कार्यविधि में। C1 देखिए, कम C1 का संपर्क जो है एक DC स्रोत से कर दिया जाता है। जैसे ही DC स्रोत से कम C1 को आवेश दिया जाता है तो कम C1 से धायन उत्पन्न होते हैं, और जो कि नुकीले सिरों के द्वारा विसर्जित होकर के, समझिए, नुकीले सिरों के द्वारा विसर्जित होकर के वेल्ट की सहायता से कम C2 तक पहुंच जाते हैं, जिनको कम C2 धातु के गोले के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित कर देता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे धातु के बाहरी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बढ़ती रहती है। अंततः आवेश की मात्रा इतनी हो जाती है कि यहाँ पर ये जो परावैद्युत पदार्थ जो आपका धातु का गोला रखा है ये टूटने वाला होता है। मतलब इतने विभव तक ले जाते हैं कि लगभग में टूटने वाला ही होता है। तो अधिकतम विभव, तो यहाँ पर जैसे मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर लीकेज, मतलब परावैद्युत पदार्थ विसर्जित होने लगता है, लीकेज होने लगता है। तो उस विभव को यहाँ पर जो इतना जो विभव होता है वो सबसे अधिकतम विभव होता है, और उसी विभव के अनुसार हम इसकी ऊर्जा को इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होगी उतनी ही जितनी यहाँ पर जितना ज़्यादा विभव प्राप्त होगा उतनी ही ऊर्जा इसकी इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। विधिवत रूप से इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।